हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हैं ऑटो कोरिलेशन को रिमूव करने के लिए। हमने देख लिया है क्या क्या हमने अब तक किया है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने किया है ऑटो कोरिलेशन क्या है, ठीक है, रीजंस हमने इसके किए, रीजंस क्या होते हैं। फिर हमने किया कि ऑटो कोरिलेशन जब प्रेजेंट है तो OLS एस्टिमेटर्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट जाता है। उसके बाद हमने किया कि जो ऑटो कोरिलेशन है वो यदि है तो उसको किस तरह से, कौन से मेथड से उसको फाइंड आउट किया जाएगा कि ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि एक ड्रॉ हमें प्राप्त हुई थी जिसको हमने कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन का नाम दिया था, क्योंकि यही बार बार इसमें यूज हो रही है, ऑटो कोरिलेशन का नाम जिसमें हमने दिया था। आज हम बात करेंगे कि इफ देयर इज ऑटो कोरिलेशन इन आवर मॉडल, हाउ वी गेट इट रिमूव्ड, किस तरह से इसको रिमूव किया जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बच्चे, आप देखना कि सबसे पहले कहते हैं रेमेडियल मेजर में कि टू सिचुएशंस होंगी। एक सिचुएशन में आपको पता है रो क्या है, यू नो रो की वैल्यू आपको पता है। दूसरी जो सिचुएशन होगी जिसमें आपको रो की वैल्यू का नहीं पता है। यदि रो की वैल्यू आपको पता है तो कैसे आप रिमूव कर दोगे ऑटो कोरिलेशन को, और रो की वैल्यू यदि आपको नहीं पता है, रो मीन्स कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, तो आप ऑटो कोरिलेशन को किस तरह से रिमूव करेंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं फर्स्ट सिचुएशन कि वी नो द वैल्यू ऑफ रो व्हेन द ऑटो कोरिलेशन स्ट्रक्चर इज नोन, कि जो ऑटो कोरिलेशन है उसका स्ट्रक्चर नोन है, आपको पता है कि किस तरह का ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह रहे थे UT इज इक्वल टू रो UT-1 प्लस VT। आपको पता है कि UT और UT माइनस में किस तरह का कोरिलेशन है, तभी तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे जो VT है बच्चों, ये सारी अजम्पशंस को सेटिस्फाई करती है। मीन ऑफ VT इज 0, वेरिएंस ऑफ VT स्क्वायर यानी कि वेरिएंस ऑफ V इज इक्वल टू सेम, जैसे हमारे म्यू का निकलता है, एंड जो कोरिलेशन है VT में और VT-1 में वो 0 है। यहाँ पे जो VT है वो सारी अजम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि रो की क्या वैल्यू है। तो अब हम जब कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन हमें पता है तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने सिंपल उसी मॉडल को अज्यूम कर लेंगे एक बार कि yi इज द फंक्शन ऑफ B0 B1 xi प्लस म्यू आई। यहाँ पे आपको पता है म्यू आई का, आपको पता ही चल गया, इसको मैं दे दूंगी नाम इक्वेशन नंबर 2 का। U2 या UI जो भी मैं लिखूं, UT का आपको पता ही है किसका फंक्शन है, U2-1 और VT का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है 682, ये वाली जो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को हम लैग्ड फॉर्म में लिख देंगे। लैग्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, YT-1 इज इक्वल टू B0 B1 XT-1 प्लस UT-1। हमने जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको लैग्ड फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया बच्चों। ये हमारी इक्वेशन है YT इज द फंक्शन ऑफ B इज इक्वल, रिग्रेस किया हुआ है YT को XT पे कि YT इज इक्वल टू B0 प्लस B1 XT प्लस म्यू T। अब इसको यदि हम लैग्ड में लिखते हैं तो एक वैल्यू पीछे चली गई, तो T में से -1 कर दिया, यहाँ भी ऐसे ही कर दिया और यहाँ भी ऐसे ही कर दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है
इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग विद रो। इसको हम ऑन बोथ साइड्स, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, जब हम उसको दोनों तरफ से रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये निकल के आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। अब हमें ये इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब इस 4 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी 4 इक्वेशन 2 यस, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, yt माइनस 1 इज इक्वल टू b नोट माइनस b नोट, बिल्कुल ठीक है, b नोट है हमारा, उसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, रो b नोट, ठीक है, प्लस में b1 xt माइनस रो b1 xt माइनस 1, फिर प्लस में क्या था हमारा ut, माइनस में हो जाएगा रो ut माइनस 1। अब यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं बच्चा, बी नोट को हमने कॉमन ले लिया तो 1 रो, यहाँ से हमने b1 को कॉमन ले लिया, b1 को कॉमन ले लिया तो xt माइनस रो xt माइनस 1, और यहाँ पर हमारा बच गया ut माइनस 1। ये देखो, ये जो है आपका ut माइनस 1, इसको हम यहाँ से निकाल लें, जो हमने इक्वेशन ली थी, ये ली थी ना, ut माइनस रो ut माइनस 1 कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, vt निकल के आ जाएगा। तो इसकी जगह पे, इस वैल्यू की जगह पे यहाँ मैं अब क्या लिख दूंगी, vt लिख दूंगी, तो हो जाएगा b नोट 1 माइनस रो b1 xt माइनस रो xt माइनस 1 प्लस vt। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसको मैं नाम दे दूंगी बच्चों, इसको मैं नाम दे दूंगी y स्टार का, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूंगी b नोट स्टार का, इसको मैं नाम दे दूंगी x t स्टार का, और vt अपने पास है ही। तो हमारा जो मॉडल है वो बन जाएगा y स्टार इज इक्वल टू b नोट स्टार प्लस b1 x t स्टार प्लस vt। और अब हमारा जो ये मॉडल है, अब हम इस मॉडल को एस्टिमेट करेंगे, और अब ये जो मॉडल है ये OLS एस्टिमेटर, इसमें b नोट और b1 हो जाएंगे, और ये जो एस्टिमेटर्स होंगे इनमें ऑटो कोरिलेशन के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑटो कोरिलेशन का पता था, हमने उस ऑटो कोरिलेशन को एडजस्ट ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी, ये जो रिग्रेशन निकल के आएगा, ये विदाउट ऑटो कोरिलेशन होगा, विदाउट ऑटो कोरिलेशन होगा, ठीक है। तो ये एक मेथड था बच्चों, जिसमें हमें देखते हैं कि किस तरह से ऑटो कोरिलेशन को रिमूव किया जाता है। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने लिया ये रेमेडियल मेजर्स में 2 सिचुएशन की बात करेंगे। पहली, जब हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, या पता है कि किस तरह का ऑटो कोरिलेशन है। दूसरी सिचुएशन जब हमें नहीं पता है। तो जब हमें पता है ऑटो कोरिलेशन का क्या स्ट्रक्चर है, और वो हमने देख लिया कि वो स्ट्रक्चर ये है, ut इज इक्वल टू रो ut माइनस 1 और vt। ये हम पहले भी कर चुके हैं ऑटो कोरिलेशन, जब हमने शुरू किया बार बार यही टर्म यूज हो रही है, रो हर बार आ रहा है तो वही रो है ये। तो ये हो गया। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर ये ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पर जो ये vt है ये सारी एजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है।
फिर हमने अपना वही मॉडल ले लिया VT इज इक्वल टू बी नोट B1XT प्लस UT, और ये हमारा एक मॉडल हो गया। इस मॉडल में हमें पता है कि UT है वो हमारा इसके बराबर है। ठीक है, अब इस इक्वेशन की लैग्ड वैल्यू ले लेते हैं, लैग्ड वैल्यू पे रिग्रेस करते हैं इसी को। तो एक एक हमने इसका पीछे का स्टेप ले लिया और अपनी इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन को, जो ये हमारी इक्वेशन आई है, इसको हम रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। दो रो से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन नंबर 2 में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये सब निकल के आ जाता है। इसको हमने बी नोट स्टार का नाम दे दिया, इसको XT स्टार का, इसको VT, इसकी जगह पे हमने VT यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं यदि VT निकालना होगा तो UT में से रो UT माइनस 1 कर दो। तो वही यहाँ पे है, UT में से UT माइनस रो UT माइनस 1 है, तो इसको हमने VT का नाम दे दिया। और ये सारी वैल्यूज रख के हमें जो मॉडल मिला है उसको, वो मॉडल हमारा विदाउट ऑटो कोरिलेशन है। ये अब ब्लू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। गॉट इट। अब दूसरा जो है वो है कि व्हेन P इज नॉट नोन फॉर द फर्स्ट डिफरेंट मेथड। भी आपको नहीं पता, दूसरी सिचुएशन है कि आपको नहीं पता व्हेन रो इज नॉट नोन, आपको नहीं पता रो क्या है, यू डोंट नो। तो ये भी बहुत सिंपल है, डोंट यू वरी बच्चों। तो इसमें हम या तो हमारा रो हमें नहीं पता या 0 है, या फिर हमारा रो +1 है, या रो है वो -1 है। हमें नहीं पता एक्चुअल में उसकी क्या वैल्यू है। तो 0 होगा तब तो कुछ होगा ही नहीं, 0 होगा तो मतलब ऑटो कोरिलेशन है ही नहीं, तो फिर रेमेडियल मेजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच गई ये सिचुएशन। यदि हमारा रो +1 है या फिर -1 है, तो हम किस तरह से मेज़र अपनाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों। देखो, हमने लिया YT इज इक्वल टू बी नोट B1 XT प्लस UT। ठीक है, हमें नहीं पता कि रो की क्या वैल्यू है। पहले हम अज्यूम करके चलते हैं कि रो है जो हमारा वो +1 के बराबर है। यदि ऐसा है तो वही हम सेम अब करेंगे। हमने ये अज्यूम कर लिया है, ये हमने अज्यूम कर लिया है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लैग्ड पे करेंगे, जैसे हमने अब पीछे किया था। YT माइनस 1 इज इक्वल टू बी नोट B1 XT माइनस 1 UT माइनस 1। ये होगी लैग्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से सबट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वही YT माइनस 1 इज इक्वल टू बी नोट। सॉरी, हमने इसको, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इसको क्या करना है, ऐसे ही सबट्रैक्ट करना है। तो बी नोट, ये इससे हमने बी नोट निकाल दिया, फिर प्लस, फिर B1 XT माइनस 1, फिर UT माइनस 1। अब इससे तो ये कट ही जाएगा बच्चों। तो हमारे पास आ गया YT माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमने B1 कॉमन ले लिया तो XT माइनस 1 प्लस यही रह गया हमारा UT माइनस 1। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको चेंज इन Y बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको B1 बोलेंगे, इसको चेंज इन XT बोलेंगे, और ये हमारा VT के बराबर होता ही है, जो कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो अब ये जो हमारा मॉडल है ये निकल के आ चुका है, ये हमारी मेन इक्वेशन निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं है, और इस इक्वेशन पर अब हम अपना OLS मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरी ओर यदि हम अज्यूम करें, ये तो हमने अज्यूम किया था कि ये पॉजिटिव है 1। यदि हम अज्यूम करें कि रो की वैल्यू -1 है, तो कैसे करेंगे, तो उसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सबट्रैक्ट किया है। इसमें क्या होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर हेयर जो बाय एडिंग
by adding equation number 2 with equation number 1 we get, अब इसको ऐड करो तो हमें मिल गया yt प्लस yt माइनस 1 इज इक्वल टू बी नोट 2 है तो 2b नोट हो गया, b1 आगे आ गया, xt प्लस xt माइनस 1 प्लस हो गया vt। ये हमें यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर भी vt क्यों हो गया? vt हम कहते हैं कि इसके बराबर होता है, vt जो होता है हमारा ut माइनस पी ut माइनस 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस की जगह पे vt क्यों रख दिया? क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी माना है कि जो p है वो हमारा नेगेटिव है, तो ऑलरेडी निशान नेगेटिव होता है और p भी हमारा नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली जो vt है वो ut प्लस रो ut माइनस 1 के बराबर आ गया। तो हमारी अभी ये मॉडल निकल कर आ गया। यहाँ पर 2 टाइम पीरियड की बात हो रखी है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को 2 से ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगी yt प्लस yt माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, b नोट आ जाएगा, b1 xt प्लस xt माइनस 1 अपॉन में 2 हो गया, ओके। और इधर क्या आ जाएगा हमारा vt प्लस अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये अब एक एवरेज ही है, 2 टाइम पीरियड की बात है तो 2 से डिवाइड है, तो ये हमारा अब एवरेज रिग्रेशन मॉडल है। ये हमारा एवरेज रिग्रेशन मॉडल है और यहाँ पर अब कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है, हमने उसको एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम OLS एस्टिमेटर्स को आसानी से विदाउट एनी प्रॉब्लम उनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड ये बता रहा है बच्चों, तीसरा मेथड भी बहुत ही इजी है। तीसरे मेथड में ये बात कर रहा है कि आपको क्या करना है, डर्बिन-वाटसन टेस्ट अप्लाई करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हो। डर्बिन-वाटसन टेस्ट में जब आपकी लास्ट में जो वैल्यूज़ है वो यही निकल के आती है ना, रो, कहते कि आपको डी टेस्ट अप्लाई करके रो की वैल्यू का पता कर लेना है। रो अब यहाँ पे कैसे होगा आपको पता है, यहाँ पे डी हमारा होता है 2 1 बाई रो के बराबर। अब हमें यहाँ पे रो निकालना है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रो यदि हम निकालते हैं तो हमारा रो हो जाएगा 1 अपॉन डी अपॉन 2, ये इसके नीचे आ गया और इसको हमने सोल्व कर दिया। तो इस तरह से हमारे जो रो की वैल्यू है वो डी अपॉन में 2 हो जाएगी। अब ये देखो, जब हमें रो की वैल्यू पता चल ही जाएगी, हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह का ऑटो कोरिलेशन है, वेदर ये 0 है या +1 है या -1 है, तो ऑटोमेटिकली हम हर एक तरह के ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। अभी हमने की है ना, यदि हमने अभी की है, यदि हमें रो की वैल्यू का पता चल गया, यदि वो +1 आ गई तो भी सोल्व कर लेंगे, -1 आ जाएगी तो भी सोल्व कर लेंगे, और 0 आएगी तो ऑटो कोरिलेशन है ही नहीं, हमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया बच्चों। तीसरा जो मेथड है ऑटो कोरिलेशन को सोल्व करने के लिए, डर्बिन-वाटसन टेस्ट अप्लाई करके डी की वैल्यू निकाल के रो की वैल्यू निकाल लो, आपको पता चल जाएगा किस तरह का ऑटो कोरिलेशन है, और अब उस ऑटो कोरिलेशन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। फोर्थ और लास्ट जो मेथड है ऑटो कोरिलेशन का वो है बच्चों कोकरेन। ये भी बिल्कुल इजी मेथड है, डोंट गेट यू बोदर्ड। कोकरेन एंड और कट मेथड बोलते हैं इसको। ये मेथड भी सेम वही बात करेगा जो हम अब करते ही आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड मेथड में, कि पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी सेम OLS जो रिग्रेसर है उसको अप्लाई करेंगे, B0 B1 xt प्लस म्यूटी। अब आपको पता है बच्चों कि आपका जो ut है वो है आपका रो ut -1 प्लस में vt के बराबर, और जो vt है आपका वो सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब आपको याद होगा तो et निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, yt माइनस yt कैप निकालते, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ से हम et निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। yt ये होता है हमारा, और yt कैप क्या होती है, B0 कैप माइनस B1 कैप xt ये होती है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें E का पता चल गया तो हम रो निकाल लेंगे,
बिल्कुल वही मेथड है डर्बिन वॉटसन वाला। या फिर आपने जब इसको सोल्व करके देखा था, जैसे कि बी नोट कैप की वैल्यू निकल के आती है, ऐसे ही रो कैप की वैल्यू निकल के आती है। आप लोगों को रिमेंबर होगा जब हम ऑटो कोरिलेशन कर रहे थे, हमने कहा था कि ये इस तरह का ऑटो कोरिलेशन हमारे मॉडल में है, और यहाँ से पार्शियल डेरिवेशंस निकाल के हम क्या करते हैं, रो कैप की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रो कैप की जो वैल्यू आती है हमारी, आती है समीशन ऑफ ई टी माइनस 1, क्योंकि 2 है तो टी यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पे n हो जाएगा, नीचे रहेगा ई टी माइनस 1 का स्केयर 1 ही है, तो यहाँ पे टी 1 से n तक लाई करेगा। अब आपको ये वैल्यूज़ पता चल गई बच्चों, क्योंकि आपने पहले ई टी निकाला, ई टीज़ को वैल्यूज़ में रखे, आपको रो कैप की वैल्यू पता चल गई। अब आप इजीली अपने मॉडल को क्या कर पाओगे, ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। कैसे? सेम करोगे कि आपका जो मॉडल है, ये जो इक्वेशन है, इसको आप क्या कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 को आप रो कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे। रो कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगी आपकी, रो कैप वाई टी इज इक्वल टू रो कैप बी नोट प्लस रो कैप B1 XT प्लस रो कैप UT। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से आप इक्वेशन नंबर 2 को अब क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सेम उसी तरह से तो हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। ये हो गया वाई टी माइनस 1, सॉरी यहाँ पे हमने लैग्ड लेना भूल गए बेटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसकी लैग्ड वैल्यू लेंगे, वाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू बी नोट B1 XT माइनस 1 प्लस UT माइनस 1, और इस इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया वाई टी माइनस 1 बी नोट XT माइनस 1 और वाई टी माइनस 1, है ना। लैग वाली को रो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को निकाल दें तो हमारे पास वही वैल्यूज आ जाएंगी। बी नोट जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे कैप आ गया B1 XT माइनस रो की कैप XT माइनस 1, और यहाँ पर इसको हमने UT स्टार का नाम दे दिया। यहाँ पर हमने इसको किसका नाम दे दिया, UT स्टार का। अब आप इसको VT नहीं बोल सकते बच्चों। VT क्यों नहीं बोल सकते, अब यहाँ पे देखो कैप है, रो के साथ कैप है, रो नहीं है सिंपल रो होती तो आप इसको VT का नाम दे देते, सिंपल रो होती तो आप VT का नाम दे देते, क्योंकि आप VT निकाल देते। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कैप। यहाँ पर जो ये UT स्टार मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे ये UT स्टार है जो ये किसके बराबर है आपका, ये आपका है UT माइनस में रो कैप UT माइनस 1 के बराबर है। इसलिए आपने, यदि ये कैप नहीं होती तो ये VT हो जाता, लेकिन यहाँ पर कैप है तो ये इस तरह से होगा। अब आपके पास ये मॉडल हो गया है। अब आप इसको नाम दे दो वाई स्टार का, ठीक है। इसको नाम दे दो, जो इतने वाली है ये वाली चीज़, ये है जो, इसको नाम दे दो आप XT स्टार का। तो आपका मॉडल हो गया, अब क्या हो गया, वाई टी स्टार इज इक्वल टू बी नोट 1 माइनस में रो की कैप प्लस B1 XT स्टार प्लस UT स्टार, या फिर इसकी जगह पे आप कह दोगे UT माइनस 1। तो अब ये देखिए बच्चे, अब आपने ये मॉडल आपका निकल गया। अब ये जो मेथड है, ये मेथड कहता है कि आप इसको इस तरह से जब तक करते रहोगे, दोबारा फिर अब आप क्या करोगे, ये कहता है दोबारा से, यहाँ पे तो आपने रो कैप निकाल ली है, कहता है अब दोबारा से आप रेसिड्यूल्स निकाल लो, E निकाल लो, ठीक है। दोबारा से E निकालो, फिर E निकालने के बाद आप P डबल कैप निकालो। P डबल कैप वही फॉर्मूला तो वही रहता है, ET माइनस 1, यहाँ N2 से T2 से N तक जाएगा, अपोन में क्या था, समीशन ऑफ ET माइनस 1 का स्केयर, N यहाँ पे T है जो 1 से N तक जाएगा। इस तरह से आप इसकी डबल वैल्यू निकाल लो। जब आपको इसकी डबल वैल्यू पता चल जाएगी तो आप अपनी इक्वेशन को
इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर ओरिजिनल इक्वेशन में से इस मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन को, मतलब कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यदि मैं नाम दूं, इसको स्टेप 1 और इसको स्टेप 2, तो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ तक तो सेम है बच्चों, हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये सोल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो पी हमारे पास अभी तक क्या निकल के आया है, रो कैप निकल के आई है, लेकिन हमें चाहिए रो। तो हम हर बार ऐसे ही करते रहेंगे, जैसे हमने यहाँ किया है ना कि रेजिड्यूल्स निकाल लिया, यहाँ पर हमने रेजिड्यूल्स निकाल लिए और रो कैप निकाल ली। तो हर बार एक मॉडल हमें अचीव होता रहेगा, रेजिड्यूल्स निकालते रहेंगे और कैप निकालते रहेंगे। करके नहीं दिखाना है, लिखना ही है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। इतना सोल्व कर देना, उसके बाद आप ऐसे ही लिखना कि इस मॉडल में से अब क्या निकाला जाएगा। इस मॉडल में से अब रेजिड्यूल्स निकाले जाएंगे। रेजिड्यूल्स के बाद आप क्या करोगे, जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डबल कैप निकालोगे और फिर आपको एक मॉडल मिलेगा। फिर उस मॉडल में से भी आप रेजिड्यूल्स निकालोगे और फिर कोफिशिएंट निकालोगे। और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपको क्या नहीं मिल पाता, जब तक आपको पूरी जो आपकी रो है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उनकी वैल्यूज एक जैसी आनी शुरू ना हो जाए। तब तक आप इस प्रोसेस को क्या करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। और जब आपके पास रो की वैल्यू एक जैसी आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का ऑटो कोरिलेशन है और आप उसको सोल्व कर लोगे। तो इस तरह से ये मेथड अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये आपका लेक्चर था कि क्या क्या हमारे पास मेजर्स हैं जिसके द्वारा हम ऑटो कोरिलेशन को दूर कर सकते हैं। तो आप इसके साथ रेडी रहिएगा।